हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। आज दोस्तों आज है 30 अगस्त। देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और 3 अगस्त, ठीक है। तो दोनों का एक कंबाइंड डिस्कशन होने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। तो चलिए दोस्तों आज की पहली न्यूज़ देख लेते हैं। आज है 3 अगस्त और आज के दिन मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड संस्कृत डे। देखिए इससे पहले क्या होता था, लगभग 7 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 2017 से मनाया जा रहा है। अभी फिलहाल में ध्यान रखिएगा इस साल जो है 3 अगस्त से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। तो इसको दोस्तों आल्सो नोन एज द विश्व संस्कृत दिनम, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये एनुअली फोकस करता है, ठीक है, जो भी एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज ऑफ द संस्कृत की जो भी एंशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है, उसको किस तरीके से उसको रिवाइव करे, प्रमोट करता है, ठीक है, उसको किस तरीके से मेंटेनेंस करें। तो हर ईयरली ये मनाया जाता है। बाकी जो सेलिब्रेट किया जाता है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, लगभग पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो श्रवण पूर्णिमा, मतलब जो हिंदू कैलेंडर में एक मंथ है श्रवण, ठीक है, श्रवण मंथ है, तो इसमें एक पूर्णिमा दिन आता है, ठीक है। तो उस दिन ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा श्रवण पूर्णिमा का दिन ये मनाया जाता है। बाकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसको सेलिब्रेट करती है, ध्यान रखिएगा संस्कृता भारती, तो ये एक NGO है। इस तरीके से इसको इस डे को ये सेलिब्रेट करती है। बाकी देख सकते हैं अभी लगभग जो इस साल जो है दोस्तों 3 अगस्त से मनाया जा रहा है। बाकी अभी हमने डिस्कस किया पहले 7 अगस्त से 2017 से ये स्टार्ट किया गया था। बाकी देख सकते हैं अगर और भी रीजनल कैलेंडर की बात किया जाए तो काफ़ी सारे रीजनल कैलेंडर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू कैलेंडर, जो अगर साउथ इंडिया में देखा जाए ये जाना जाता है शाका के नाम से, क्लियर। तो शालिवाहना शाका, तो साउथ में देखने को मिलेगा। बाकी जो विक्रम संवत है ये आपका नेपाल, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया रीजन, ठीक है। तो ये साउथ में देखने को मिलेगा आपको शाका कैलेंडर। और यहाँ पर जो नॉर्थन इंडिया में, जो सेंट्रल इंडिया में, ध्यान रखिएगा ये विक्रम संवत, क्लियर। अगर आप तमिल में देखा जाए तो तमिल कैलेंडर तमिलनाडु में, और बाकी बंगाली कैलेंडर बंगाल में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जितने भी सभी कैलेंडर है दोस्तों, ये सभी एम्फसाइज करता है लूनर साइकिल को, क्लियर। तो एक ऐसा कैलेंडर है जो केरला में पाया जाता है, ठीक, केरला का कैलेंडर है, उसको बोला जाता है मलयालम कैलेंडर, ठीक है। ये जो, ठीक है, एम्फसाइज करता है सोलर साइकिल को एम्फसाइज करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में तो ध्यान रखिएगा जो मलयालम कैलेंडर है केरला में है, वो होता है सोलर साइकिल को एम्फसाइज करता है। जबकि बाकी जो अदर कैलेंडर है इंडियन कैलेंडर, ये एम्फसाइज करते हैं लूनर साइकिल को, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदू कैलेंडर को कभी कभी ये पंचंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। अभी एक न्यूज है कि जो अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशन में आ गया है, ठीक है। तो अरब में कौन सी जगह, UAE, ठीक है। तो UAE में क्या है, ये पहला एक ऐसा रिएक्टर है, ठीक है, इसका नाम है बरखा। बरखा मीन्स क्या होता है, ये बरखा अरबिक वर्ड है, इसका मीन्स है ब्लेसिंग, ठीक है, क्या है, ब्लेसिंग। तो ये देखिए अबू धाबी में ये अभी स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, गल्फ कोस्ट में। बाकी देख सकते हैं कि इसका ज्वाइंट वेंचर है। तो ध्यान रखिएगा ये एमिरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और एमिरात वाला, ठीक है। तो दोनों कंपनी इसका ज्वाइंट वेंचर से ये स्टार्ट किया जा रहा है, क्लियर। बाकी देख सकते हैं कितनी इसकी कैपेसिटी है, लगभग 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, क्लियर। और इसको जो डिजाइन किया दोस्तों साउथ कोरिया ने, देख सकते हैं ये साउथ कोरिया की एजेंसी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर इसको ज्वाइंट वेंचर है। तो साउथ कोरिया ने इसको डिजाइन किया, इसका नाम है APR 1400, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1400 मेगावाट का है। बाकी लगभग 4 में से 1 यूनिट स्टार्ट हो रही है इस टाइम में, ठीक है। तो लगभग 4 यूनिट है रिएक्टर की, और बाकी जो 3 यूनिट स्टार्ट करने वाले लगभग 2023 का इसका टारगेट है। और बताया जा रहा है जो UAE है, इसने काफी इन्वेस्ट किया है, सोलर पावर में इन्वेस्ट किया। आपने सुना होगा मार्स मिशन में भी ये लॉन्च कर दिया इसने, ठीक है। तो किस नाम से, होप, आप, ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अरेबियन पेनिनसुला की ये पहली कंट्री बन गई है जिसने एक मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, होप के नाम से।
ध्यान रखिएगा, लगभग जुलाई में लॉन्च हुआ था, 19 जुलाई को, क्लियर, और ऑर्बिट में पहुंचने वाला मार्च में, लगभग फेब में पहुंचने वाला, फरवरी 2021 में ये पहुंचने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं गल्फ रीजन में यूएई की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये पर्शियन गल्फ है, काफी न्यूज में आता है पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, क्लियर, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, क्लियर, ये देखिए ओमान कंट्री हो गई। बाकी यूएई यहाँ पर है, ठीक है, यूएई यहाँ पर, कतर, बहरीन, ये सऊदी अरबिया, ठीक है, मक्का, मदीना, यमन, ईरान, ठीक है, इराक, तो ये सीरिया काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो ये गल्फ, ये पर्शियन गल्फ हो गया दोस्तों, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, तो ये इसकी लोकेशन है, ध्यान रखिएगा यूएई की। अभी देख लीजिए, अभी जो वन नेशन वन कार्ड स्कीम थी, अभी ये लगभग 4 राज्यों को और इंटीग्रेट किया गया। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट हैं, तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें इस स्कीम को जोड़ लिया गया है, इस स्कीम के तहत मणिपुर को, नागालैंड और उत्तराखंड को, ये 4 स्टेट और इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो अभी फिलहाल में देख सकते हैं लगभग 24 स्टेट और यूटी इसके अंडर में आ गए अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और इस स्कीम के तहत दोस्तों क्या है, इसके आपने सुना होगा, देखिए जो वन राशन कार्ड किसी भी स्टेट, पहले क्या होता था कि जिस स्टेट का राशन कार्ड होता है तो वहीं से राशन मिलता है, ठीक है, पीडीएस के थ्रू। अब क्या हो सकता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो किसी भी राज्य का राशन कार्ड, और ठीक है, कहीं भी मान लो माइग्रेंट वर्कर है, मान लो उत्तराखंड का इनका, ठीक है, राशन कार्ड है और दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये स्कीम लॉन्च हो जाती है पूरी तरीके से, तो दोस्तों क्या हो सकता है कि कहीं भी अगर माइग्रेंट वर्कर कहीं भी है तो यहाँ भी इनको राशन मिल सकता है, क्लियर। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक ही राशन कार्ड होगा थ्रू आउट द कंट्री, क्लियर। तो ये कौन से एक्ट के तहत बनाया जा रहा है, लगभग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए इसी एक्ट के तहत आपको पीडीएस मिलता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है इसी एक्ट के तहत, क्लियर। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था दोस्तों 2013 में आया था, और जो फोर्स में आ गया था लगभग 12 सितंबर 2013 में ये फोर्स में आ गया था। पीडीएस क्या है, पीडीएस में आपको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, तो जो भी इस राशन कार्ड के बेनिफिशियर होते हैं इसके अंदर आते हैं, तो उनको एक तरीके से काफी सस्ता राशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे राइस है, राइस लगभग 3 रुपए पर केजी, ठीक है, 1 किलोग्राम 3 रुपए का मिलता है। बाकी वीट जो है 2 रुपीज पर किलोग्राम, और मिलेट्स जो है 1 रुपीज पर किलोग्राम। तो इस तरीके से इतना सस्ता इसके थ्रू मिलता है राशन। आप देख सकते हैं बाकी इसमें क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर, ठीक है, सर्टेन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, इनको भी डेली लगभग फ्री ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इस स्कीम के तहत। चलिए देख लेते हैं आगे। बाकी एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया है ऑन द ई इनवॉइसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का। देखिए जो भी कंपनी है जिसका टर्नओवर लगभग 500 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ई इनवॉइसिंग, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इनवॉइसिंग सिस्टम बनाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है, तो इन कंपनी के लिए ये ई इनवॉइसिंग किया जा रहा है। अब देख सकते हैं रिसेंट में क्या इसको मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, जिसका भी टर्नओवर लगभग 500 से ऊपर रहेगा, 500 करोड़ से ऊपर रहेगा, और जनरेट करेगा ऑल देयर बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या है दोस्तों, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, तो इसके इनवॉइसेस जनरेट करने की बात की जा रही है सेंटर, और कौन से पोर्टल पर, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल पर, और ये फोर्स में आने वाला, लाइव होने वाला 1 अक्टूबर को, क्लियर। आप देख सकते हैं अभी इससे पहले क्या होता है कि इनवॉइस जो होता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा फेक तरीके से एक तरीके से इनवॉइसिंग होती है, तो इसको कर्व करने के लिए बनाया जा रहा है, एक सेंट्रलाइज इनवॉइसिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। बाकी इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाला है और इनिशिएटिव किसका है, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, तो इसके अंडर में ये इनवॉइसिंग होने वाली है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए 2 तरीके का टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी एजेंसी कौन सी है दोस्तों, CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है वो होता है CBEC। पहले आपके यहाँ नाम इसका दोस्तों CBIC है, पहले इसका नाम था CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है, एक्साइज एंड कस्टम। अब इसका नाम चेंज कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एक ही चीज है, CBEC। तो ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है बोर्ड, और ये इनडायरेक्ट टैक्स, और ये डायरेक्ट टैक्स, क्लियर। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, एक ही बॉडी थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सिंगल बॉडी थी, ये दोनों तरीके का टैक्स कलेक्ट करती थी, क्लियर। 1924 में ये बॉडी बनाई गई थी, क्लियर।
तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स ये कलेक्ट करती थी। बाकी 1964 में क्या हुआ था, इसको बाइफिकेट कर दिया था, इसको तोड़ दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स की बॉडी अलग बना दी थी और इनडायरेक्ट टैक्स की बॉडी अलग बना दी, तो ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अभी ये खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, देखिए ये मिशन चलाया जा रहा है जिससे कि अगरबत्ती बनाई जा सके, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो देखिए हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, ये देखिए इनकी पिक्चर है। तो इन्होंने अभी अप्रूव किया है एक यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, और किसके द्वारा, KBIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, इसको जानेंगे भी क्या है। तो इस तरीके से ये अभी लॉन्च किया जा रहा है टू मेक द इंडियन आत्मनिर्भर इन द अगरबत्ती प्रोडक्शन। तो अगरबत्ती प्रोडक्शन के लिए मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू द KBIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको जानेंगे क्या है अभी। बाकी इसका नाम दे सकते हैं खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इसका एम क्या रहेगा दोस्तों, एक तरीके से क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ अभी, जो भी माइग्रेंट वर्कर गए हैं, ठीक है, डिफरेंट साइड में डिफरेंट स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर गए हैं, तो उस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, ठीक है, किसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अगरबत्ती, क्लियर। अब देख सकते हैं इसके बाकी प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों इस मिशन के तहत एक ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, एक मशीन प्रोवाइड कराने वाला है जो ऑटोमेटिक होगी, ठीक है, जिससे अगरबत्ती बनाई जा सके। बाकी एक पाउडर मिक्सिंग मशीन, ठीक है, एक मशीन ये देने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं बाकी जितने भी आर्टिसन हैं जो भी इसमें वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, तो उन कंपनी को ये दोस्तों ये प्रोवाइड कराने वाला ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन। और देखिए एक तरीके से सब्सिडी देने वाला है, लगभग 25% सब्सिडी, 25% अगर ये मशीन दी जा रही है तो दोस्तों, तो इस मशीन के लिए लगभग 25% सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। बाकी जो रिमेनिंग 75% है इसमें भी डायरेक्ट आपको नहीं देना, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट क्या है, इसमें एक तरीके से इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट होगा तो इसके थ्रू बाकी जो मनी अदा कर सकते हैं 75%। तो इस तरीके से ये बाकी मेन मकसद क्या है दोस्तों, एक तरीके से लोकली प्रोडक्शन करना, ठीक है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं KBIC क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, जनरली काफी न्यूज में रहता है तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला दोस्तों ये पॉइंट की ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्लियर, स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो फॉर्म्ड हुई थी लगभग 1957 में हुई थी और जो इसका एक्ट आया था 1956 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्ट पूछा जाए तो 1956 में आया था और ये बॉडी बनाई गई थी 1957 में, एक साल बाद। बाकी किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, ठीक है, MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसका मकसद क्या है, एक तरह से प्रमोट करना, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द रूरल एरिया, ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। बाकी इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस मुंबई में है। बाकी इसके 6 जोनल ऑफिस हैं, कहाँ है, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, ठीक है। अभी देखिए एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है 2020-21 के लिए, क्लियर। तो इसका नाम है VVM। तो लॉन्च किया है हमारे जो यूनियन हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इस इनोवेटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बाकी देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, एक तरीके से पूरी कंट्री के लिए प्रोग्राम है जो एक तरीके से साइंटिफिक टेम्परर डेवलप करने वाला है, ठीक है, और एक तरीके से जो भी साइंस है उसको इंटरेस्टिंग बनाने वाला है फॉर द स्टूडेंट क्लास 6 to 11, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्लास 6 to 11, ठीक है, इस जो भी स्टूडेंट इनके लिए एक तरीके से प्रोग्राम ये इनिशिएट किया गया है, ठीक है, कि किस तरीके साइंस को एक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्लियर, इस सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो इसलिए प्रोग्राम लॉन्च किया। बाकी इसमें एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लियर, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरीके साइंस के जो भी साइंस में इंटरेस्ट, ठीक है, कौन साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट, तो इस तरीके से उनको प्रमोट करेगा, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द साइंस। अब देख सकते हैं बाकी किसके कोलैबोरेशन के तहत ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है, विज्ञान प्रसार, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विज्ञान प्रसार, और कोलैबोरेट कर रही है दोस्तों NCERT के तहत, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और किस प्रोग्राम के अंदर में, इनिशिएट ऑफ द बिंजना भारती, देखिए एक प्रोग्राम पहले चला चुके हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर में प्रोग्राम ये मंथन स्टार्ट किया गया बिंजना भारती, ठीक है, विवाह,
क्लियर, और इसको पॉपुलरली नोन एज द विज्ञान भारती। तो ध्यान रखिएगा विवा विज्ञान भारती। तो इस प्रोग्राम के तहत ये मंथन स्टार्ट किया गया है। बाकी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले काफी सारे स्टूडेंट, और इसमें होने वाला एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, क्लियर, और रोल प्ले, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। तो काफी सारे इवेंट होने वाले हैं इसके अंदर, और जो भी इसमें विनर रहेगा उसको एक तरह से ट्रिप दी जाएगी, जैसे नेशनल साइंस लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, और जितने भी एमिनेंट साइंटिस्ट हैं इंडिया के कंट्री के अंदर उनसे सबको इनका इंटरेक्शन कराया जाएगा, क्लियर। तो देख लेते हैं विंजना भारती क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक लार्जेस्ट साइंटिफिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिफिक मूवमेंट था जो 1991 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इसको लॉन्च किया था प्रोफेसर के.आई. बासु, ठीक है। तो एक तरीके से दोस्तों ये एनजीओ, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोला जाता है स्वदेशी साइंस मूवमेंट, क्लियर। उसका डेडिकेशन क्या है दोस्तों, किस तरीके से साइंस को प्रमोट किया जाए, ठीक है, बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट कैसे डेवलप किया जाए, तो ये इसका, ठीक है, टारगेट है। बाकी देख सकते हैं 1 in the every 3 चाइल्ड, एंड देखिए एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की कि 1 in the every 3 चाइल्ड आर पॉइजन्ड बाय द लेड। तो लेड के थ्रू दोस्तों लगभग से 3 में से 1 बच्चे को एक तरीके से ये लेड का इशू है, ठीक है, इस तरीके से पॉइजन्ड है बाय द लेड, क्लियर। तो एक रिपोर्ट है, तो 3 में से 1 चिल्ड्रन, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, इसको जानेंगे क्या है। तो इस तरीके की ये लगभग पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है, जो इम्पैक्ट डाली है, इम्पैक्ट किसका हो रहा है, लेड का इम्पैक्ट हो रहा है चिल्ड्रन के हेल्थ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं बाकी आप देख सकते हैं लगभग 1 in every 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 में से 1 चिल्ड्रन इससे पीड़ित हैं, ठीक है, लेड से। और बाकी देख सकते हैं लगभग 1/3 इस रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है कि लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जितने भी हैं, लगभग 800 मिलियन जो है, ठीक है, जो चिल्ड्रन है अफेक्टेड बाय द लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो लेड पॉइजनिंग से लगभग 1/3 चिल्ड्रन क्या है अफेक्टेड है, और लगभग जो इस पॉपुलेशन में लगभग हाफ जो है लगभग बिलोंग करते हैं साउथ एशिया से। तो ध्यान रखिएगा साउथ एशिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, लेड अगर होता है तो लेड से क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक है, एक तरह से न्यूरोटॉक्सिक है, लगभग जो बच्चे का ब्रेन है उसको अच्छी तरह वो डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। बाकी इससे क्या होता है, एक तरह से बच्चों के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट की प्रॉब्लम रहती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, फिजिकल इंपेयरमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से काफी, ठीक है, काफी बड़ा इशू है ये। अब देख सकते हैं यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो रेस्पॉन्सिबल है, प्रोवाइड कराती है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देख सकते हैं यूनिसेफ इज ए सक्सेसर ऑफ द इंटरनेशनल, इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो बाद में ये बनाई गई, लगभग ये 1946 में आई थी, ठीक है, बाय द यूएन यूनाइटेड नेशन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका मकसद था प्रोवाइड कराना था। देखिए वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में जितने भी जो भी चिल्ड्रन हुए, ठीक है, वो मदर्स हुए जो भी अफेक्टेड थे, तो उनको एक तरीके से इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये एक फंड बनाया गया था, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी उसी साल क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टेब्लिश कर दिया था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका पर्पस था ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना जो भी पोस्ट हुआ रिलीफ वर्क, ठीक है, एक तरीके से बाद में किस तरीके से इन बच्चों को रिलीफ वर्क प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।